हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं, एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। साथियों इसमें हम बात करेंगे जो लॉ का पेपर फर्स्ट आता है उसी लॉ के पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। और साथियों जो हम पेपर के बारे में बात करेंगे वो इजमेंट एक्ट मीन्स की सूखाचार अधिनियम के पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि साथियों इससे आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकता है। जो इजमेंट एक्ट होता है जिसको हम लोग सूखाचार अधिनियम कहते हैं, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए काफ़ी डिमांड आ रही थी इजमेंट एक्ट को कराने के लिए। तो साथियों इसी को मैं कंसिडर किया हूं और आज आप लोगों के सामने इजमेंट एक्ट कराने वाला हूं। साथियों इसी का मैं मॉडल आंसर फ्रेम करके लाया हूं और इन्हीं सभी मॉडल आंसर पे मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आपके एग्जामिनेशन में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। उन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आंसर फ्रेम हो सकते हैं साथियों, उस आंसर को मैं फ्रेम करके लाया हूं। और एज यूजुअल जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कराया है उसी तरह से मैं आज के भी इस वीडियो में कराने वाला हूं आंसर राइटिंग। साथियों जब बात होती है पेपर फर्स्ट की, जब लॉ के पेपर फर्स्ट की बात होती है तो मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकता हूं कि हाँ लॉ के पेपर फर्स्ट में आपके क्या क्या आता है। सबसे तो पहला जब लॉ का आपका पेपर फर्स्ट आता है तो साथियों उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है। सबसे तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का सी मैंने लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। फिर आपके साथ साथ जो फर्स्ट पेपर होता है साथियों उसमें हिंदू मैरिज एक्ट भी आता है, साथ साथ इसमें मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आता है, साथ साथ इसमें अपकृत्य विधि मीन्स की लॉ ऑफ टॉट भी इसमें आता है, साथ ही साथ इसमें संविदा विधि मीन्स की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसी में आता है। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसी में आता है। फिर इक्विटी और ट्रस्ट का जो पेपर होता है जिसको हम लोग इक्विटी और ट्रस्ट साम्य का विधि कहते हैं, वो भी साथियों आपके पेपर फर्स्ट में ही आता है। ये सभी हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ का जो पेपर फर्स्ट होता है। और इसी में साथियों आपको सूखाचार अधिनियम मीन्स की इजमेंट एक्ट भी आपको इसी पेपर में देखने के लिए मिलता है। और साथियों अगर बात करते हैं तो भागीदारी अधिनियम जो होता है जिसको हम लोग पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, वो भी इसी में हमको देखने के लिए मिलता है। और फिर हमारे पास जो लास्ट में आता है इसी से ट्रस्ट एक्ट भी इसी में आता है। तो साथियों आप देख सकते हैं आपके पेपर फर्स्ट में इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर दोनों मैरिज हो गए मीन्स की हिंदू मैरिज मुस्लिम मैरिज हो गया, फिर लॉ ऑफ टॉट हो गया, फिर उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, इजमेंट एक्ट हो गया, फिर उसके बाद से ट्रस्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इन टोटलिटी इतने सब्जेक्ट हैं और इन्हीं सब्जेक्ट से मिला करके आपका तैयार होता है साथियों पेपर फर्स्ट। और वही पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो साथियों ये जो था मोटा मोटा आइडिया था जो मुझे देना था, वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन एज सच दे दिया। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके ये लॉ विथ रोनित अगर सर्च कर लेंगे तो एज यूजुअल वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आप इस पीडीएफ को या तो फोटो कॉपी करा लीजिए या फिर अपने हैंड रिटन में आप इसको जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर देखें। और साथियों इसमें कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये आंसर लगा कैसे। अगर आंसर ये आपको अच्छा लगा तो साथियों मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए साम्य विधि जो होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम होता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, और पार्टनरशिप एक्ट होता है इससे भी रिलेटेड मीन्स की पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, अगर आप पॉजिटिवली कमेंट हमको करके बताते हैं। अब साथियों देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सूखाधिकार को कौन आरोपित कर सकता है, मीन्स कि सूखाधिकार जो होता है, जो इजमेंट होता है, वो कौन अधिरोपित कर सकता है। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा और यहाँ पे लगा है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों बनेगा वो ऐसे बनेगा कि सूखाचार आरोपित करने का अधिकार किन व्यक्तियों को होता है, मीन्स कि किस व्यक्ति के द्वारा इम्पोज किया जा सकता है। क्या इम्पोज किया जा सकता है, इजमेंट को जो सूखाचार होता है वो किस व्यक्ति के द्वारा इम्पोज किया जा सकता है, इसको स्पष्ट करने की बात कर रहा है। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु कैन इम्पोजेस इजमेंट एक्सप्लेन। अब इसको एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में बताना है। तो साथियों जो मैंने आंसर फ्रेम किया है वो सभी आंसर को मैं यहाँ पे आपको फ्रेम किया हुआ अपना आंसर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है सैद्धांतिक रूप से मीन्स की थ्योरेटिकली। अगर हम थ्योरेटिकली किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है समस्त सूखाधिकार का आरोप मूल अधिसेवी की अनुमति से होता है। मीन्स कि जो मेन मालिक होता है उसी मेन मालिक की अनुमति से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का इजमेंट्री राइट पा जाते हैं, मीन्स कि सूखाचार का अधिकार पा जाते हैं। यह अनुमति स्पष्ट तथा
लक्षित इम्प्लाइड हो सकता है, या तो ये स्पष्ट रूप से बताया जाए या फिर ये इम्प्लाइडली हो सकता है, किसी भी प्रकार से ये हो सकता है। ये बातें कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है साथियों, जब हम लोग इजमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो इजमेंट एक्ट का जो धारा 8 से लेकर के धारा 11 तक है, उसी में हमको ये सारी बातें हमको देखने के लिए मिलती है। तो साथियों देख सकते हैं किस खूबसूरती से यहाँ पे आंसर को ड्राफ्ट करने का कोशिश किया गया है। धारा 8 से लेकर के धारा 11 तक में अनुमति के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया। जब आप इजमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां साथियों धारा 8 से लेकर के धारा 11 तक में इन प्रावधानों के बारे में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। उन्हीं सब प्रावधानों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। धारा 8 के अनुसार सूखाचार किसी के द्वारा उन परिस्थितियों में और उस परिणामों तक अधिरोपित किया जा सकेगा जिसमें और जिस हद तक वह उस संपत्ति में जिस पर भार अधिरोपित किया जाना है। मीन्स कि जिस व्यक्ति का उस पर भार है उसके द्वारा अधिरोपित किया जाना है, उस स्टेज तक वो क्या कर सकता है, उस संपत्ति तक जा करके वो अधिभार लगा सकता है। अपने हित, अब आगे देखिए, अपने हित का अंतरण कर सकता है। मीन्स कि अपना जो उसका जो हित है उसका अंतरण, उसका ट्रांसफर कर सकता है। जो उसके पास राइट है, जो उसका इजमेंट्री राइट्स है, उस इजमेंट्री राइट्स को वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को हस्तांतरण का अधिकार नहीं है, मीन्स कि जिसके पास ट्रांसफर करने का कोई चीज़ राइट नहीं है, वो व्यक्ति सूखाचार आरोपित नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे पास किसी भी चीज़ का राइट ही नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का राइट नहीं दिया गया है, तो क्या मेरे पास कोई राइट नहीं है तो क्या मैं किसी राइट को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वही चीज़ कर रहा है कि जिसके पास किसी चीज़ का राइट है वही उस राइट को क्या कर सकता है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब हमारे पास किसी भी प्रकार का राइट नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब साथियों इसको समझाने के लिए यहाँ पे उदाहरण का भी मैंने प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, ओ और बो की भूमि पर 20 साल के पट्टे का आधार पर काबिज है और पट्टे के आधार पर अपना अधिकार हस्तांतरित कर सकता है। मीन्स कि अगर उसके पास पट्टा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, अपना जो अधिकार है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। मीन्स कि किसी को दे सकता है और उस भूमि पर पट्टे की अवधि तक या उससे कम समय के लिए सूखा भोग कायम कर सकता है। मीन्स कि उस अवधि तक, उस लिमिटेशन पीरियड तक, किस लिमिटेशन, ये 20 साल का लिमिटेशन पीरियड तक या उससे कम अवधि तक वहाँ पे सूखाचार का कायम कर सकता है। मीन्स कि वहाँ पे वो लाभ ले सकता है, वहाँ पे सूखाचार अपना ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में कह रहा है अधिसेवी, जो अधिसेवी होता है, अधिसेवी स्वामी द्वारा सूखाधिकार आरोपित करने का अधिकार, राइट ऑफ सर्विएंट ऑनर टू इम्पोज इजमेंट, इसके बारे में देखिए। अब इसके बारे में कहाँ बताया गया साथियों, आपने ऑलरेडी देख लिया कि धारा 8 से लेकर के धारा 12 के बीच में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया था। अब साथियों यहाँ पे देखिए, कह रहा है धारा 9 के अनुसार यह कहा गया है कि धारा 8 में उपबंधों के अधीन एक अधीनस्थ स्वामी, जो एक अधीनस्थ स्वामी होता है, मीन्स कि किसी के नीचे का स्वामी होता है अधीनस्थ स्वामी, अधीनस्थ दाय पर कोई ऐसा सूखाधिकार आरोपित कर सकता है। मीन्स कि किसी ऐसे प्रकार का सूखा अधिकार आरोपित कर सकता है जो किसी विद्यमान सूखाधिकार की उपयोगिता को कम नहीं करता हो। मीन्स कि किसी भी प्रकार के सूखाधिकार की उपयोगिता के जो वहाँ पे उपयोग किया जा सकता है उसको कम नहीं करता हो, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे साथियों उदाहरण देखिए, उदाहरण में कह रहा है अ को अपने मकान में जाने के लिए ब की भूमि से होकर के सूखाधिकार का अधिकार है। मीन्स कि अ जो है वो जाना चाहता है, अपने घर में जाना चाहता है, तो रास्ता किधर से गया है, वो ब की भूमि से ही रास्ता गया है। वो अपने पड़ोसी की फॉर्म में मालिक स को अपनी जमीन पर जानवरों को घास चराने का अधिकार दे सकता है, किंतु उससे अन्य अधिकार में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स कि वो अधिकार दे सकता है कि तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे गाय चरा सकते हो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का उस सेकंड पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। मीन्स कि उसको किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न उसको नहीं होना चाहिए, विघ्न नहीं उत्पन्न होना चाहिए, उसी की बात कर रहा है। थर्ड यहाँ पे जो साथियों बात कर रहा है, यहाँ पे 4 प्रकार की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। थर्ड की जो बात कर रहा है, देखिए, पट्टा या बंधक में दी गई संपत्ति को पट्टादाता या बंधनकर्ता द्वारा सुख भोग आरोपित करना। अब किस प्रकार से सुख भोग का आरोपित करेगा, तो साथियों आप लोगों ने धारा 8 को पढ़ लिया, धारा 9 को पढ़ लिया, अब धारा 10 को भी देख लीजिए। धारा 10 पट्टादाता या बंधनकर्ता के पट्टे या बंधक में दी गई भूमि को सूखाधिकार में देने का अधिकार के विषय में कहती है। ये किसके बारे में बात करती है, तो ये सूखाधिकार को देने के अधिकार के विषय में ये बात करती है। कौन बात करती है, धारा 10 बात करती है। किसका धारा 10 साथियों, तो सूखाचार अधिनियम का धारा 10 ये बात करती है। अब आगे देखिए, यह धारा उल्लेखित करती है कि पट्टेदार या बंधनकर्ता
अभुक्ति पर सुखाधिकार आरोपित कर सकता है, बशर्ते कि वह ग्राही या पट्टेदार के अधिकार पर धक्का न पहुंचाती हो। ये किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर धक्का न पहुंचाती हो, मीन्स कि किसी को इससे दुख न होता हो, तब ये इस प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए जो इसका फोर्थ क्लॉज है, फोर्थ वाले में हम बात करते हैं व्युत्पन्न के बारे में, मीन्स कि डेरिवेटिव के बारे में। अब डेरिवेटिव क्या कहता है, कह रहा है कोई भी पट्टा या पट्टा ग्रहीता या व्युत्पन्न हित रखने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति उस रूप में अपने द्वारा रखी गई संपत्ति पर कोई ऐसा सुखाधिकार आरोपित नहीं कर सकता। मीन्स कि किसी भी ऐसे प्रकार का वो सुखाधिकार जो इजमेंट्री राइट है वो इम्पोज नहीं कर सकता है जो उसके निजी हित के संपत्ति के पश्चात लागू हो। मीन्स कि जो अपने प्राइवेट हित के लिए उसने रखा है उस पर नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए आप नहीं कर सकते हैं। या आगे देखिए, या पट्टादाता या वरिष्ठ स्वामी के अधिकार को कम करने वाला हो, मीन्स कि उसके अधिकार को क्या कर रहा, अल्पीकरण कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कम कर रहा। इस प्रकार उपरोक्त व्यक्ति उपरोक्त परिस्थितियों में सुखाचार अधिरोपित कर सकता है। तो साथियों आपने वाच किया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा सुखाचार दिया जा सकता है और उस सुखाधिकार को किस प्रकार से कोई ट्रांसफर भी कर सकता है। अगर उसके पास एक लिमिटेड पीरियड है तो उस लिमिटेड पीरियड में वो किस प्रकार से अपने सुखाचार का इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही साथ साथियों आप लोगों ने देखा धारा 8 को देखा, धारा 9 को देखा और धारा 10 को देखा। किसके धारा को, तो ये इजमेंट्री एक्ट के धारा 8, 9, 10 को आपने अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। साथियों एक बार मैं फिर आपको आंसर दिखा देना चाहता हूँ, आंसर में किस प्रकार से है। तो साथियों जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन में जो जो बातें पूछी गई थी उन सभी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया था। अब आगे देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था, इस फर्स्ट पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया पूरा आंसर में अपने। फिर जब ये जो सैद्धांतिक रूप से था, सिद्धांतिक रूप से सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। फिर जब सिद्धांतिक रूप से हमारा खत्म हो गया तो साथियों यहाँ पे जो अधिसेवी स्वामी था उस सेकंड पॉइंट में अधिसेवी स्वामी को भी मैंने बताया। ये आपका एक एक 5-5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बना करके लाया है। आपके एग्जामिनेशन में अब 5-5 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे साथियों तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाएगा अधिसेवी स्वामी द्वारा सुखाचार आरोपित करने का अधिकार के बारे में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये मान के चलिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर ये जो थर्ड वाले की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे पट्टा या बंधक में दी गई संपत्ति को पट्टादार या बंधनकर्ता द्वारा सुख भोग आरोपित करना, ये भी आपके लिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और ये इसको पॉइंट नंबर 3 मैंने यहाँ पे दिया है। साथियों इसी प्रकार से आप इसको बाइफरकेट करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर 4th नंबर की बात करते हैं जो डेरिवेटिव की बात करता है, जो व्युत्पन्न की बात करता है। ये भी आपके लिए साथियों 5 नंबर का एक आंसर बन सकता है। तो 4 आंसर मैंने बताया जो कि 20 नंबर का आपका हो सकता है। अब नेक्स्ट आंसर की हम बात करते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये जो तीनों बातें हैं इन तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे साथियों तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप बेसिकली 2013 का क्वेश्चन देखेंगे, 2016 का देखेंगे, 2018 का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको इसी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इस पर 5-5 नंबर का आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है। 5 नंबर इस पे, 5 नंबर इस पे, 5 नंबर इस पे और एक और क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर। मीन्स कि 20 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आएगा और सबको 5-5 नंबर में आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए कौन सा चीज़ है हमको, पर स्वभोग का अधिकार मीन्स की प्रॉफिट ऑफ पेंडर्स की बात करता है, प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात करता है, नेचुरल राइट्स के बारे में बात करता है, अर्ध सुखाधिकार मीन्स की क्वाजाई इजमेंट के बारे में बात करता है। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे अच्छे से डील करते हैं साथियों। अब देखिए पर स्वभोग का अधिकार अब क्या कहा जाता है, इसको कौन सा अधिकार कहा जाता है, प्रॉफिट ऑफ पेंडर क्या कहलाता है। देखिए पर स्वभोग शब्द आंग्ल विधि की देन है। ये किसकी देन है साथियों, ये इंडिया की देन नहीं है, ये इंग्लिश लॉ का ये कॉन्सेप्ट है। कौन सा इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, तो पर स्वभोग का जो अधिकार है ये इंग्लिश विधि का शब्द है। आपको अपने आंसर को एज यूजुअल इसी तरह लिखना है। ये आपका 5 नंबर का आंसर है साथियों, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जबकि आंग्ल विधि में पर स्वभोग सुखाधिकार में सम्मिलित नहीं है। ये आंग्ल विधि में जो कि सम्मिलित नहीं है, आंग्ल विधि का है, आंग्ल विधि की देन है, लेकिन ये आंग्ल विधि में सम्मिलित नहीं किया गया। जिसका तात्पर्य या अभिप्राय एक ऐसे अधिकार से, इसका तात्पर्य ऐसे अभिप्राय से जिसके अधीन अधिभावी संपत्ति या स्वामी अधिसेवी संपत्ति के सुखाधिकार से लाभान्वित होने के अतिरिक्त मीन्स कि उससे लाभान्वित होने के अतिरिक्त उसकी जमीन को अथवा उस पर उगने वाले
फसलों को अथवा उससे जुड़ी किसी वस्तु को लाभार्जन के लिए प्राप्त कर सकता है। उस लैंड से कोई भी चीज़ जुड़ी है, चाहे उस पर कोई भी फसल उगी है, उससे क्या कर सकता है, वो लाभार्जन कर सकता है, मीन्स की लाभ को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए साथियों, इसको उदाहरण के माध्यम से कैसे एलिब्रेट किया जा रहा है। कह रहा है अधिभावी संपत्ति के स्वामी द्वारा विधि सेवी संपत्ति पर लगे पेड़ों को बेचने के लिए, फल लेने का अधिकार, दूसरे की जमीन पर जानवर चराने का अधिकार आदि पर स्वभोग का अधिकार कहे जाएंगे। इसको क्या कहा जाएगा, इसी को दूसरे पे राइट पाने का अधिकार कहा जाएगा। अब साथियों, इसको भारतीय विधि के परस्पर से हम देखते हैं। भारतीय विधि में पर स्वभोग से संबंधित स्पष्ट उपबंध कहीं नहीं दिया गया, मीन्स कि इस प्रकार के राइट्स के बारे में भारतीय विधि में कहीं हमको बताया नहीं गया जब हम इजमेंट्री एक्ट को पढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, कह रहे सूखाचार अधिनियम की धारा 4, सूखाचार अधिनियम की धारा 4 के स्पष्टीकरण में लिखित कुछ करने, मीन्स कि ये लिखत जो है कुछ करने शब्द पर स्वभोग की पुष्टि होती है। इसी पर क्या होती है, पर स्वभोग की पुष्टि होती है, जिसके अंतर्गत अधिभावी दाय के हितकर उपभोग के लिए अधिभावी द्वारा अधिसेवी द्वारा की जाने वाली मिट्टी के किसी भी भाग का या उसमें पैदा हुई किसी भी स्थिति किसी वस्तु को हटाना और उसे अपने अधिकार में ले लेना सम्मिलित माना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके और भी उदाहरण देख लीजिए साथियों, क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे दूसरे के तालाब से मछली पकड़ने का अधिकार, सेकंड बात करते हैं दूसरे की भूमि पर जानवर चराने का अधिकार, तीसरी बात करते हैं दूसरे की भूमि पर पत्थर तथा मिट्टी ले जाने का अधिकार। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है दूसरे के जंगल से लकड़ी काटने के अधिकार के बारे में ये क्या करता है, ये बात करता है। तो आप लोगों ने देख लिया कितने अच्छे से इस आंसर को मैंने एलिब्रेट करने का कोशिश किया है। एक एक बातों को मैंने यहाँ पे आपको लिखने के लिए बारे में बताया हूँ। साथियों अब देखिए प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है, बन क्या सकता है, इसी तरह एज यूजुअल आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्राकृतिक अधिकार की हम बात करते हैं साथियों, जिसको हम लोग नेचुरल राइट्स कहते हैं। अब ये हमको कहाँ डिफाइन किया गया है, तो धारा 7 के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया। धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंध अधिरोपित करता है। विधि की दृष्टि में इन अधिकारों को इस रूप में माना जाता है जो भूमि के साथ जुड़े होते हैं। इसको किसके साथ माना जाता है, जो भूमि के साथ जुड़े होते हैं, उससे रिलेटेड होता है क्या, हमारा नेचुरल राइट्स की बात करता है। प्रत्येक संपत्ति के स्वामी को, जो प्रत्येक संपत्ति है, प्रत्येक संपत्ति के स्वामी को प्राकृतिक अनुक्रम में यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी संपत्ति का अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी चाहे उपयोग तथा प्रयोग कर सकता है। भाई मेरी लैंड है, मैं जिस तरह से चाहूँ उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, उसमें किसी से मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं कि मेरा लैंड है, मैं किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। वास्तव में स्वामी का आधार यही होता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को स्वामी कहा जाता है। भाई मेरा लैंड मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से मैं उसका इस्तेमाल करूँ, परंतु ऐसा करते समय उसे यह उम्मीद या आशा की जाती है कि वह अपने पड़ोसी को भी उसी प्रकार से अधिकारों का निर्विघ्न उपयोग करने दे तथा उसमें कोई भी बाधा न उत्पन्न पैदा करें। भाई आपका लैंड है, आपका जिस तरह से मन उस तरह से आप इस्तेमाल करिए। इसी तरह एक्सपेक्टेशन किया जाता है आपसे कि आप अपने पड़ोसी के भी साथ किसी भी प्रकार का आप व्यवधान नहीं पैदा करेंगे। उसका लैंड है, उसे अपने लैंड में अच्छे से क्या करने दें, उसको इंजॉय करने दें। इसी प्रकार के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। यही जो अधिकार होता है इसी को प्राकृतिक अधिकार सूखाचार अधिनियम के अंतर्गत कहते हैं। साथियों आपने इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो थर्ड वाला है अर्ध सूखाधिकार। ये भी आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है साथियों। क्वाजाई इजमेंट की बात करते हैं हम लोग, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। उसी तरह एज यूजुअल यहाँ पे भी क्वाजाई इजमेंट की बात हम करते हैं, मीन्स कि अर्ध सूखाधिकार क्या होता है। अब साथियों देखिए, अर्ध सूखाधिकार उस सूखाधिकार को कहते हैं जो किसी अत्यंत आवश्यकता का सूखाधिकार न हो, मीन्स कि इस प्रकार की जरूरी का आवश्यकता का अधिकार न हो, परंतु जो किसी एक स्वामी की संपत्ति को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने पर प्रथम बार प्रकल्पित अनुदान द्वारा अस्तित्व में आता है। मीन्स कि किसी भी प्रकार से प्रकल्पित अस्तित्व के द्वारा वो आता है। अर्ध सूखाधिकार के अर्थ को दृष्टांत करने के लिए अब मेन कौन है साथियों, जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो उसमें मेन महोदय हैं। मेन महोदय ने सूखाचार पर निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। अब इन्होंने किस किस प्रकार के उदाहरण दिए हैं, जब हम इस प्रकार के जूरिस्टों को कोट कर देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चे के द्वारा अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया गया है, और यहाँ पे अगर नंबर भी आपका डिडक्ट करना चाहता है तो वो नंबर देख करके ये सारी चीज़ें नहीं डिडक्ट करता है। जहाँ भूमि और तथा वो एक सामान्य
स्वामी, सौ से स्वामित्व तथा कब्जे में है, मीन्स की सौ से स्वामित्व तथा कब्जे में है, तथा अ का ब पर विशेषाधिकार का उपभोग किया जाता है, तथा बाद में अ द को बेच दी जाती है। वो जमीन वो लैंड जो है वो अ से द को बेच दी जाती है, तथा आगे देखिए, तथा ब स के पास ही रह जाती है, तो उस विशेषाधिकार भी अ के साथ अंतरित हो जाता है। इस प्रकार से जो भी आंसर थे उन सभी आंसर को मैंने यहाँ पे क्लियरली से डील करने का कोशिश किया है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथियों कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर साथियों ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस टाइप के सेशन मैं आपके लिए कंटिन्यू करूंगा, और जिस टॉपिक पे आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है उन सभी टॉपिक पे मैं आपको आंसर देने का 100% कोशिश करूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा वो सारी चीज़ों पे मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।